नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। 27 फरवरी 2002 और गुजरात दंगे। आज भी अगर याद करें तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन गुजरात दंगों को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे थे, उस पूरी आग को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की गई और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से क्लीन चिट दे दी है। और इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें साफ कहा है कि 20 वर्ष पहले साजिश रची गई थी और साजिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अब तो सभी तथ्य, सभी सबूत कोर्ट के सामने आ चुके हैं और इसके बाद कोर्ट ने भी अपना कड़ा रुख भी अपनाया। ये भी कहा है कि जो भी लोग बेवजह उन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे जो उन दंगों में शामिल ही नहीं थे, भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात का भी जिक्र अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। और गुजरात दंगों को लेकर लगातार देखिए 20 वर्षों से सियासी बयानबाजियां चलती रही हैं। कोर्ट ने भी साफ किया कि सियासी बयानबाजियों के लिए इस मामले को जिंदा रखा गया। कोर्ट ने सख्त तल्ख टिप्पणी भी की है। गुजरात दंगे की याचिका जब कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस मामले से बरी है। एसआईटी ने जो क्लीन चिट दी है, एसआईटी ने जो जांच की वो पूरी ईमानदारी से की है, क्योंकि एसआईटी की जांच को लेकर ही और क्लोजर रिपोर्ट को लेकर ही सवाल खड़े किए थे जाकिया जाफरी ने अपनी याचिका में। और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एसआईटी जिस तरीके से पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है वो गलत है और इसके बाद एक बार फिर से दोबारा जांच हो। सांसद एहसान जाफरी आपको याद होंगे, जो पूर्व सांसद थे, उनकी गुजरात दंगों में मौत हो गई तो उन्हीं की पत्नी थी जाकिया जाफरी जिनकी याचिका थी। और उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख, अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया गया है। और इसी को लेकर जो अमित शाह ने कहा है एक इंटरव्यू में, पहले वो आपको सुना देते, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। तो देखिए, राजनीति से ओतप्रोत थी पूरी साजिश और जैसे आरोप लगे वो भी राजनीति से ओतप्रोत थे। इस बात का जिक्र किया अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में। और जिसे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस मामले को वर्षों तक राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया और अब जब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दी तो उसके बाद क्या रुख है, किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं सभी राजनीतिक दल के प्रवक्ता, उसी पर चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं हमारे खास मेहमानों से। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा देती हूं एक एक करके। ओपी सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बीच में आज जुड़ेंगे, उनसे भी हम सीधे इन तमाम सवालों के साथ जुड़ेंगे कि कैसे 20 सालों तक इस पूरे मामले को हवा दी जाती रही। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में हमारी। संजय बेचन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय बेचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और इसी के साथ विकास श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी पहले मोदी को दोषी बताती रही है। तो सबसे पहले ओपी सिंह जी, मैं अब आपके पास से आ रही हूं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि एसआईटी की जांच पूरी ईमानदारी के साथ हुई थी। जो भी आरोप लगे वो गलत लगे। कुछ अधिकारियों ने हालांकि भ्रामक खबरें फैलाई जिसको लोगों ने सच माना उस वक्त, लेकिन अब कोर्ट ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। शिवांगी जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके साथ 63 और लोगों को क्लीन चिट ही नहीं दिया है, बल्कि इस मामले का पूरा पर्दाफाश किया है। क्योंकि इस मामले में क्लीन चिट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 452 पृष्ठ के अपने फैसले में बिंदुवार जो एसआईटी गठित हुई थी और जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी थी, उसकी बिंदुवार उसने जांच करके उसने रिपोर्ट दिया है। और उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी किसी के इशारे पर यह काम कर रही थी जी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सरकार का, जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप गढ़े गए, तरह तरह के लांछन लगाए गए, वो बेबुनियाद है। और वो पॉइंट वाइज बताया, ऐसा नहीं कि बेबुनियाद है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। और ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है। लेकिन मतलब इस देश के प्रधानमंत्री जी धन्य है जो 20 वर्षों तक इस विष को अपने गले में धैर्य पूर्वक जो है गले में धारण करके धैर्य पूर्वक लड़ाई अपनी लड़ते रहे। तब भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में थी और आज तक किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने न तो सत्याग्रह किया, न आंदोलन किया, न किसी ने पत्थरबाजी की, न किसी ने वो कहा। आदरणीय मोदी जी ने जब भी उनसे सवाल आपके मीडिया ने कहा, उन्होंने कहा चूंकि माननीय न्यायालय में है इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब माननीय न्यायालय का आदेश हो जाएगा तब हम भले बोल सकते हैं, लेकिन उसके पहले न। यह सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रति उनका सम्मान दर्शाता है। और दूसरी बात, वो लोग बेनकाब हुए हैं, वह पॉलिटिकल नेता लोग बेनकाब हुए हैं, वो अधिकारियों ने जिन्होंने की एसआईटी जांच में ये कहा था कि जब ये दंगा हो रहा था तो ये सुनियोजित दंगा था और मुख्यमंत्री जी ने जब इसका षड्यंत्र कर रहे थे तो मैं उसमें उस बैठक में मैं मौजूद था। अब बताइए, ऐसे भी अधिकारी थे। और कांग्रेस पार्टी तो बाप रे बाप, वो तो हाथ धो के पीछे पड़ी थी कि दंगों में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा। मतलब आरोप को हवा देने में, याचिकाकर्ता को उकसाने में, अधिकारियों को, नेताओं को उसमें लिप्त करने में। इतना ही नहीं, आप ये देखिए, याद होगा शिवांगी जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए और जब विदेश यात्रा पर गए तो यही कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वहां के अखबारों में आर्टिकल निकलवाया गया गोधरा कांड की कि साहब ये तो मुसलमानों के विरोधी है। ये देखिए साहब, जो है 69 लोगों को मार डाला गया और उनकी सह पर मारा गया। तो इस तरह का जो किया, और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश में और खास तौर से दिल्ली में नरसंहार किया सिखों की, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है ओपी जी, देखिए जिन सिखों की नरसंहार की आप बात करें, इसका जिक्र आज अमित शाह ने भी किया। अमित शाह के उस इंटरव्यू में भी सुन सकते हैं कि सिख जब मारे गए, जब उनका नरसंहार हुआ, तब क्या कार्रवाई हुई थी, इसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है बकायदा इंटरव्यू में। और मैं चाहती हूं कि मैं सीधे रुक कर लूं जो कांग्रेस हमारे बीच में है, विकास श्रीवास्तव जी, उनका। विकास जी देखिए, पहले बहुत आरोप लगते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2002 में। अब जब कोर्ट पहुंचा है मामला और कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि जो जाकिया जाफरी जी वो किसी के कहने पर काम कर रही हैं, तो अब तो आप मानेंगे ना कि एसआईटी की जांच बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है, ईमानदारी के साथ जांच हुई है। शिवांगी, इसको अब हम कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुना दिया, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति की किसी टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। नहीं देखिए, क्योंकि जब एसआईटी की रिपोर्ट आई, जब एसआईटी ने क्लीन चिट दी ना विकास जी, तब क्योंकि कांग्रेस तरफ से राहुल गांधी ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात दंगों के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब एसआईटी की जांच को उन्होंने भी गलत कहा। अब तो एसआईटी की जांच को जब कोर्ट सही कह रहा है तभी आप उसको सही मान रहे हैं। मतलब शिवांगी, इस पूरे प्रकरण से नरेंद्र मोदी जी बच गए। गुजरात दंगों के लिए आज भी वो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का आपने पालन नहीं किया। ठीक है, अगर उन पर किसी ने सबसे पहले शक किया तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता जिसका आदर करता है, जिसको सम्मान करता है, जिनकी विचारधारा को लेकर चलना चाहता है, ठीक है, उन लोगों ने सबसे पहले कहा अटल जी ने कि मोदी जी आपने अपने राजधर्म का अनुपालन। मतलब अभी भी आप विकास जी मान रहे हैं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं? अभी भी आप मान रहे हैं जिम्मेदार हैं वो? उस दंगे में 2000 लोग मरे थे। गुलबर्गा सोसाइटी को किन लोगों ने जलाया था, और उस जलाने के बाद अगर आज भी वो अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, अगर वो जेल के अंदर नहीं है और वो लोग बच के निकल गए गुजरात की सीमा से, लगातार 15 साल तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और मतलब ये क्या बात हुई? अपराधी नहीं पकड़े गए।
अच्छा, स्वयं प्रधानमंत्री कोई अपराधी नहीं बच गए। पकड़ा गया। इसके विकास लिए जी, उनको बधाई, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान और विकास जी आप कह रहे बच गए वो, आप कह रहे बच गए वो, वैश्विक स्तर पे ठीक है, भारत का आप कह रहे बच गए वो, संस्कृति विकास जी आप कह रहे बच गए वो, अभी भी आप मान रहे कि वो बच गए, धोखे से बच गए। रुकिए, मैं चाहती हूँ इस पर एक पहले मैं इस पर एक कमेंट ले लूं, इस पर मैं कमेंट ले लूं ओपीजी का, फिर मैं आगे अपने अगले मेहमानों के पास चलूंगी, क्योंकि आपने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पहले आप कहते कि कोर्ट के बाद कोई बात नहीं कहने को, फिर आप कहते हैं कि वो बच गए। ओपीजी, बच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि कोर्ट ने भी जो तर्क टिप्पणी दी है, अरे आप कैसे बच गए? मेरिट पूरी जांच हुई बाकायदा एसआईटी टीम की, गुजरात दंगों की विकास जी पूरी जांच हुई। अब क्या कोर्ट बिना सबूतों को देखे कह देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश की गई थे? कुछ अफसरों के जिक्र भी उन्होंने किया, बाकायदा पॉइंट वार जो मेन है वो लिख के लेके आई है। अपनी बात पूरी करने देंगे कि आप बीच में बोलेंगे? नहीं, अभी मेरा सवाल क्या था, सवाल का जवाब मिला मुझे, मत करिए, पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया। विकास जी, मैं चाहती हूँ एक बार आपकी बात का कमेंट तो ले लो, फिर आती हूँ, आपको पूरा मौका दूंगी। इसके बाद मैं रिकमेंड करवाइए। सवाल मेरा जो था, चलिए ठीक है आप बोल लीजिए, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब मिल गया था। ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है, इसमें आपका अत्युत्साह नहीं चलेगा, कानून की बात है, कानून के दायरे में रहकर चलेगी। ठीक है, इसमें मेरिट के आधार पर वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री नहीं शामिल हो रहे हैं। जाकिया जी ने जो मुकदमा करा था, जो उन्होंने शक किया था, उन्होंने अगर उच्चतम न्यायालय गई तो कोई अपराध नहीं किया। भारतीय संविधान की मजबूती है कि लोगों को अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय जाए। एसआईटी की जांच हुई, एसआईटी के अधिकारी उच्च आयुक्त बना दिए गए, उस वक्त का एसएसपी डीजीपी बना दिया गया, उन्होंने ये भी सुप्रीम कोर्ट से कहा। इसके बाद भी अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री के पक्ष में आता है, तो ये पूरी तरीके से मेरिट पे प्रधानमंत्री इसमें नहीं शामिल होते हैं, क्योंकि ये तो केवल एक नैतिकता के आधार पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो मुख्यमंत्री थे तो उनको ये दंगों को रोकने की जिम्मेदारी उनकी थी। आज योगी जी हैं और हर अपराध को अपनी वजह से रोक रहे हैं, तो ये जो मुख्यमंत्री है, अगर वो दंगा नहीं रोक पाए तो वो क्यों कहे जाएंगे? और ये हम नहीं कह रहे हैं, वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने भी मोदी जी को वीजा नहीं दिया था और अटल जी ने उन पे पहला आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी उन पे आरोप नहीं लगाया था। अरे विकास जी, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर तो आरोप लगते हैं कि वो नहीं सुनते हैं। आप तो सुन लीजिए जरा सा भाई, मैं क्या कह रही हूँ, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, आपने पूरी बात रख ली, आप संतुष्ट हैं विकास जी इस बात से? ठीक है, अब जरा एक चीज मैं चाहती हूँ ओपीजी भी क्लियर हो जाए। जो मेरिट आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर मोदी जी बच गए, वो मेरिट कैसी आपके हिसाब से, जरा वो क्लियर कर दीजिए एक बार, मेरिट कैसी वो? ठीक है, मैं आ रही हूं, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर ओपीजी मेरिट का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर विकास जी, और कह रहे हैं मेरिट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच गए हैं। अभी भी वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं एक तरीके से। ठीक है शिवांगी जी, कांग्रेस पार्टी अपनी आदत के मुताबिक जैसे हर मामले में बोलती है, फिर बाद में अपनी ही थू कराती है पूरे देश में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगे, चाहे जनता में जाकर के माफी मांगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके डिबेट में पहले तो उन्होंने कहा कि शिवांगी जी अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें हो गया तो इसमें क्या करते, लेकिन इनकी जितनी बातें अगर रिकॉर्ड किया जाए तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके विपरीत बातें कही। इन्होंने कहा वो उस कांड में जो है 69 लोग मारे गए थे, ये कह रहे हैं 2000 मारे गए। अरे सुनो भाई, दूसरी बात, इन्होंने एसआईटी पर भी सवाल खड़ा किया। इनको ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ, वो एनजीओ कांग्रेस के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में ये वाद दाखिल किया कि वहां निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2008 को तत्कालीन सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया और उसने 4 साल में अपनी रिपोर्ट दी है और 4 साल वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रिपोर्ट बनी है। ऐसे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को मान लिया, वो एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी रही, सुप्रीम कोर्ट ने 452 पृष्ठों का। अब देखिए ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम आपकी डिबेट पर तू मैं करें। अरे ये तो वो लोग हैं जो 26/11 के जो है बंबई हमले में ये कह डाला कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने हमला करवाया है। अगर वो
आपने उनकी बात का काउंटर किया। मैं आगे और मौका दूंगी, पहले मैं अपने बाकी खास मेहमानों के पास भी चलती हूँ। काजी इमरान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ओपी जी, मैं आती हूँ आपके पास। ओपी जी आती हूँ। काजी इमरान जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो कोर्ट ने फैसला लिया है और जो 20 वर्षों तक ये गुजरात दंगा इतना खिंचा, इसका इस्तेमाल किया गया, बार बार प्रधानमंत्री को लेकर गुजरात दंगों का जिक्र किया गया, उससे जोड़ा गया, कोर्ट ने भी कहा कि छवि धूमिल की जा रही थी। आप इस पर क्या अपनी टिप्पणी, पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगी अब इस पर। देखिए, कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसके बारे में हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसका सम्मान करना हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है। लेकिन जहां तक बात रही कि गुजरात दंगों की अगर बात करें तो ये सच्चाई है कि गुजरात में दंगे हुए थे। ये सच्चाई है कि मानवता तार तार हुई थी। ये सच्चाई है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कत्ल किया गया था। ये सच्चाई है कि संविधान के परखच्चे गुजरात दंगों के अंदर उड़ाए गए थे। और जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन जिसकी सरकार रही हो, जो सरकार का मुखिया रहा हो, अगर उसके कार्यकाल में दंगे होंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मानवीयता के नाते तो कटघरे में आएगा ही आएगा। उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात कोर्ट की रही, अदालत की रही, तो जिस तरह के साक्ष्य कोर्ट के पास पहुंचते हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके आधार पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाता है। और इस मामले में भी उस तरह का निर्णय उनके पास उन्होंने दिया है आदरणीय मोदी जी को लेकर। लेकिन एक दूसरी बात है कि इस तरह की जो दंगे होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उससे राजनीतिक फायदा किस पार्टी को मिलता है। इस देश के अंदर हमने देखा है कि अगर दंगों से राजनीतिक फायदा किसी पार्टी को मिलता है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और इस मामले में भी देख लीजिए कि जब तक गुजरात के दंगे नहीं हुए थे, 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी जी, उससे पहले और उसके बाद की ब्रांडिंग में आप फर्क देख लीजिए। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं आज अपने एक इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि अगर दंगों से बीजेपी को फायदा मिलता, जो आरोप लगाया जाए, तो हम दंगे और करवाते ना, हम दंगे कम क्यों करते, हम दंगों पर रोक क्यों लगवाते, हम दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते। आज वो एक इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं, क्योंकि उन पर जैसे आपने भी आरोप लगा दिया कि दंगों से फायदा मिलता है बीजेपी को। आपकी बात पूरी हो जाए फिर मैं इसका जवाब लूंगी ओपी जी से। जी, निश्चित रूप से देखिए, दंगे कराना और फिर उस दंगे के आधार पे सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाना, नफरत का माहौल बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है और यही भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी रही है। भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति रही, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर का सफर उन्होंने तय किया तो उसमें सबसे बड़ा रोल गुजरात दंगों का रहा। उसके आधार पर जो महिमा मंडन उनका किया गया, उसके आधार पर जो नफरत की राजनीति गुजरात से पूरे देश के अंदर फैलाई गई। पहले तो काजी जी बहुत आरोप लगे, छवि बन चुकी थी दंगों के पीछे, कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार मानने लग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं कह रहा हूं कि जो चीफ मिनिस्टर था वो जिम्मेदार माना जाएगा। तक पहुंच गए चीफ मिनिस्टर जो था, आरोपी उनको बना दिया गया था। जो चीफ मिनिस्टर होगा, जिसके कार्यकाल में इतना बड़ा दंगा होगा, निश्चित रूप से उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। कुछ नाम है, कोर्ट ने कहा अधिकारियों ने झूठी भ्रामक जानकारियां दी, लेकिन अधिकारियों के झूठ को एसआईटी ने सामने रखा। उन अधिकारियों के नाम भी बताए कोर्ट ने, संजीव भट्ट और इसी तरह आरबी श्री कुमार, हरिन पांड्या, इनके नाम भी बताए। इन लोगों ने यह कहा था कि जिस दिन गोदा कांड हुआ, यानी कि जब ट्रेन में 60 लोगों को जला दिया गया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने शाम को आपात बैठक बुलाई। उस बैठक में तीनों अधिकारियों ने कहा हम थे और ये कहा गया था कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो। तो इस बात को कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो लोग तो उस बैठक में थे ही नहीं। तो आप सोचिए जरा कि दोषी बनाना और एक होता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी लेना, दोनों बातें बहुत अलग है। एसआईटी के सामने एक आरोपी के संदिग्ध आरोपी के तौर पर बैठना बिल्कुल अलग होता है। विकास जी मैं आती हूं, मैं चाहती हूं एक बार पहले मैं चलूं संजय बेचन जी के पास। संजय जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल रही है, लेकिन मैं बहुत सुन नहीं पाया। ठीक है संजय जी, संजय जी डिस्टर्बेंस है, आप मुझे बताइए। कोई नहीं संजय जी, मैं सवाल करती हूँ, जो अभी चर्चा हुई इसको कुल मिलाकर एक मिश्रण जो है वो बताती हूँ। चर्चा ये हो रही है, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से विकास जी बैठे प्रवक्ता के तौर पर, वो ये कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो गुजरात के थे वो बच गए और उनको क्लीन चिट मिल गई। और ये भी कहा जा रहा है कि दंगे कराकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। राजनीतिक पार्टी अगर कोई फायदा लेती तो बीजेपी है दंगे कराकर। आपको लगता है गुजरात दंगे के बाद बीजेपी ने उसका फायदा लिया और उसी वजह से वो पीएम बने मोदी? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने ये माना है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ
जाफिया जाकरी ने जो पिटीशन फाइल की थी वो डिवॉइड ऑफ मेरिट है। मतलब उस पिटीशन में कोई दम नहीं है जी। उसमें कोई मेरिट नहीं है और कोर्ट ने एक तरह से एसआईटी के जांच पर अपनी मुहर लगाई है। तो अब ये कहना कि वो मेरिट से बचे या कैसे बचे, ये कोई भी इस फैसले पर सवाल उठाना सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल उठाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मान्य फैसला दिया है और मुझे लगता है कि विकास जी हों या जो भी हों वो सब लोग बहुत ये फैसला और ये सही है, सब विद्वान लोग हैं, तो ये कोर्ट के फैसले को ये मानेंगे। काजी साहब भी कह रहे थे कोर्ट का फैसला है। अब जिन लोगों को आपत्ति है न्यायिक प्रक्रिया में, आप इस फैसले को आप जो है आप जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं जी इस पर पुनर्विचार हो। अगर जितने पक्ष हैं, कांग्रेस है या कोई भी, अगर उनको लगता है कि ये निर्णय ठीक नहीं है तो उसकी भी न्यायिक प्रक्रिया है। आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं और पुनर्विचार की याचिका दायर कर सकते हैं। तो अगर लोगों को लगता है कि पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए तो करना चाहिए। देखिए, एक कानून का एक मान्य सिद्धांत है, जब तक आप कोई व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता आप उसको अपराधी नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ पिछले 19 वर्षों में ऐसा निश्चित रूप से हुआ कि हर स्वर से उनको एक स्वर से सबने कहा, मीडिया ट्रायल हुआ, सबने कहा उन्होंने दंगे कराए, उसने ये कराए, उसने वो कराए, ये कराया, वो कराया, उसका फायदा मिला। तो ये कोर्ट के फैसले ने इन सब चीजों पर विराम लगा दिया है। इनफैक्ट मीडिया ट्रायल जो हुआ वो एक लंबा वक्त लगा, 19 साल एसआईटी पे उंगली उठाई, न्यायालय के फैसलों पे उंगली उठाई गई। एक बहुत सुनियोजित तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया गया जिसमें हर दिन वर्डिक्ट दिया जाता था। हाँ। अब जहां तक ये दंगों की बात है, हाँ। देखिए इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में आप देखिए बीजेपी 82 में बनी, 89 के बाद उसने मोमेंटम गेन किया, लेकिन आप अगर इस देश में दंगों का इतिहास देखेंगे तो आज तक क्या होता रहा है कि जब भी कोई दंगा हुआ उस पर एक कमीशन बना दिया गया, उसकी कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो बिहार में भागलपुर में दंगे हुए, कई कुख्यात दंगे हुए, सिखों के खिलाफ दंगा हुआ, आज भी जो है वो प्रक्रिया चल ही रही है। तो आज जरूरी ये बात है कि दंगों का फायदा, अगर आप एक दंगे में कुछ हुआ, कुछ लोग मारे गए और फैसला करने में आप 30 साल लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि पूरी व्यवस्था उससे लाभान्वित हो रही है। आप एक व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि भाई अगर दंगे हुए तो दंगों की जांच एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर होगी। बिल्कुल। आप जो है 6 महीने के अंदर होगी। अगर सब मिलकर एक मत से अगर सबको फायदा नहीं हो रहा होता तो सब लोग कुछ उसकी एक प्रक्रिया बनाते। लेकिन यहाँ तो यह है कि दंगे ऐसी चीज है जिसका फायदा हर राजनीतिक दल लेता है। बिल्कुल। इस हमाम में, दंगों के हमाम में हर राजनीतिक दल नंगा है। डेफिनेटली। और संजय जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात है कि विकास जी देखिए आप अपनी बात रखें, उसके साथ मेरा एक सवाल ये भी लें, क्योंकि आप अभी संजय जी की बात से सहमत मुझे दिख रहे थे कि एक व्यवस्था ऐसी हो कि अगर दंगे होते, बहुत से मामलों में रिपोर्ट तक नहीं लगती है, तो एक ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इतना लंबा अंतराल ना लगे, जैसे कि 20 साल का इसमें लग गया। उस वक्त तो आपकी सरकार थी। निश्चित तौर पे, क्योंकि राज्य का विषय था लॉ एंड ऑर्डर, और ये चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उस वक्त अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। इसके बाद मोदी जी अमेरिका गए और वैश्विक स्तर पर भी भारत अपमानित हुआ, क्योंकि मोदी जी को वहां उतरने नहीं दिया गया, वीजा नहीं दिया गया। और रहा काजी साहब का प्रश्न, ये बात सही है। मुजफ्फरनगर का दंगा मैं समझता हूँ गोधरा से भी ज्यादा बड़ा रीमेक था, और उसका फायदा किन लोगों ने प्राप्त किया और वो लोग कहां पहुंच गए। अगर कोई व्यक्ति अपराध के बड़े बड़े मामले में लिप्त हो और अपने मुकदमे स्वयं वापस ले लेता हो, ऐसी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को में खुद भी संज्ञान में लेना चाहिए। हम एक कॉमन मैन है,
और भारत का संविधान हमको ताकत देता है कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, जाकी सांसद जो जाकरी की जो वाइफ थी, उनकी वो जाकरी मैडम जो थी, वो गई है न्याय पे विश्वास करके, भारतीय संविधान पर विश्वास करके, और न्याय व्यवस्था में उनको जाने का पूर्ण अधिकार था। अगर वो ना गई होती तो भारत के बहुत बड़े भूभाग, बहुत बड़े में रहने वाले लोगों को इस भारत के कानून के ऊपर से विश्वास हट जाता। रहा सवाल ये मुकदमा जीतना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने भी और जाकिया मैडम ने भी साफ साफ कहा है कि इसमें पार्शियलिटी हुई है, क्योंकि अधिकारी बाद में लाभ के पदों पर गए हैं, जिन लोगों ने एसआईटी की जांच किया, जो उस वक्त का एसएसपी था। और हरेन पांड्या की अब आप देखिए, विकास हो जाएगा अगर बात विकास जी नहीं हरेन पांड्या गृह मंत्री का कोई अधिकारी नहीं था मैडम, इतना मत जाइए पीछे, सुन लीजिए, सुनिए, हरेन पांड्या गृह मंत्री था और उनके भी मौत का जिम्मेदार मोदी जी को बताया गया था, उनकी भी मौत का जिम्मेदार मोदी जी को बता दिया गया था। इसके बाद तुलसी पांड्या जी की भी मौत का जिम्मेदार मोदी जी को बता दिया गया था। संजीव भट्ट जेल के अंदर है, सुनिए ना, 90 का एक मुकदमा उठा के दिया जाता है। ठीक है, जब तथ्य और सबूत नहीं होंगे तो कोई भी मुकदमा जीता जा सकता है। विकास जी, तो विकास जी एक बात बताइए, 20 साल न्याय की लड़ाई लंबी चलेगी, अगर अभी भी कोई व्यवस्था होगी तो हम समझते हैं कि एहसान जाकिया साहिबा को आगे भी जाना चाहिए उस अदालत में न्याय की गुहार लेकर। जब बनी एसआईटी, जब बनाई थी, तब सरकार आपकी थी ना, जब एसआईटी वो जांच कर रही थी। मैंने क्या कहा? आर.के. राघवन जी उसके मुखिया थे ना, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने क्या कहा मीडिया के सामने, आपको याद दिला दूं, उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पे कुछ बात हो जाए, संविधान पे कानून पे बात हो जाए, कानून पर अभी बात हम कर लेंगे। अब इस मुद्दे पर हम बात करें तो उस पर बात कर लेते ना पहले विकास जी, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें रख रहे हैं, तो उस बातों का एक काउंटर भी मैं चाहूंगी ओपी जी भी और मैं भी उसका जवाब दूं। आर.के. राघवन जी एसआईटी आपकी सरकार के कार्यकाल में बनी, आर.के. राघवन जी उसके मुखिया थे, उन्होंने सीधे कहा, जब मैंने नहीं आरोप लगा रहा हूं, ये जाकिया ने आरोप लगाया है, सुप्रीम कोर्ट में लिखित दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है जो बात मैं कह रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस का पक्ष नहीं है। पहले आप कह रहे हो, अभी मैं वो मेरिट ये मेरा आरोप नहीं है, मैं मेरिट पर भी आती हूँ, कहा है। यार भाई विकास जी सुनिए ना, आप लगता है पूरी बात नहीं सुनते हैं। फिर कोर्ट ने क्या कहा? एसआईटी ने मुश्किल परिस्थिति में ईमानदारी से काम किया, क्लोजर रिपोर्ट में कोई गलती नहीं, इस पूरे मामले को खास मकसद के तहत 16 साल जिंदा रखा गया। कुछ लोगों ने एसआईटी जांच से लेकर कोर्ट के फैसले तक अटल जी की आत्मा बता सकती है कि कौन सा मकसद राहुल जी ने सवाल उठाए थे, अटल जी का कौन सा मकसद था, उन्होंने क्यों मोदी जी के बारे में इतनी गलत बात करी, वैश्विक स्तर में भारत को अपमानित करने का काम किया, इसका मतलब माननीय अटल जी ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री को इतना गलत आरोप लगाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले तो ना एसआईटी बनने के बाद ताली पीट रहे थे, कांग्रेस वाले खुशियां मना रहे थे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं हम तो वही बोल रहे हैं जो अटल जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकास जी रुकिए, अरे भाई विकास जी डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट।